नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। जी हां, जल्द कैबिनेट विस्तार। 8 दिसंबर को मंत्री ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल का 7 जनवरी का गोवा दौरा रद्द, तो शिमला राजभवन में हो सकता है शपथ समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू के दिल्ली जाने से चर्चाएं जो है वो अब और तेजी पकड़ गई हैं। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो 8 दिसंबर को मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्यपाल का 7 जनवरी का गोवा दौरा रद्द कर दिया गया है, तो संभावनाएं और बढ़ गई हैं। शिमला राजभवन में शपथ समारोह हो सकता है। सीएम सुक्खू के दिल्ली जाने से ये चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 8 दिसंबर को मंत्री ले सकते हैं शपथ, जानकारी आपको यहां पर दे दें। शिमला राजभवन में शपथ समारोह जो है वो हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू के दिल्ली जाने से चर्चाओं ने जोर यहां पर पकड़ लिया। हिमाचल में जल्द कैबिनेट विस्तार, क्योंकि अभी तक कैबिनेट का जो रूप है वो यहां पर नहीं देखने को मिला है, लेकिन जैसे कि संभावना यहां पर तेज है कि कैबिनेट का प्रारूप जो है वो तैयार है। और इस बीच विधानसभा का सत्र जब चल रहा था तो एकाएक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली भी वो गए, और चर्चाएं इसलिए बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई कि यहां पर कैबिनेट के चेहरे को लेकर जो आखिरी मोहर है वो पार्टी आलाकमान से लग चुकी है। और उसके बाद जाहिर तौर पर 8 तारीख, जी हां 8 तारीख, जिस दिन कैबिनेट की जो तस्वीर है वो यहां पर साफ होती नजर आएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें, राज्यपाल का 7 जनवरी का गोवा दौरा रद्द हो गया है। राज्यपाल का 7 जनवरी का गोवा दौरा रद्द, और इसी बात से अब कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं कि 8 जनवरी को जो शपथ है वो ले सकते हैं। तो राज्यपाल का 7 जनवरी का गोवा दौरा रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब कुल मिला के 8 तारीख जो है वो यहां पर फाइनल समझी जा रही है, यानी रविवार का दिन। और ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी, लेकिन इस बीच ये सुबुगाहटें और ज्यादा तेज तब हो गई जब 7 तारीख राज्यपाल का गोवा का जो दौरा है वो रद्द हो गया, और मुख्यमंत्री भी अब दिल्ली से शायद लौट आए होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली से अभी नहीं लौटे हैं, लेकिन यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली से किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 12:30 के बीच में उनके पहुंचने का समय था। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में पहुंचने की सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से यहाँ मिल जरूर रही है। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बिल्कुल सही आपने कहा कि 7 तारीख का वक्त जो है वो सूत्र ये बता रहे हैं कि तैयारी रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। राजभवन को तैयारी रखने के लिए कहा है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसको तैयारी रखने के लिए कहा है, जो पर्यटन विभाग है उसको तैयारी रखने के लिए कहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग खाना सर्व करता है, स्नैक्स देता है और ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वहां पर देखता है, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है बाकी की सभी चीजें देखता है जो वहां पर व्यवस्था शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की जाती है। तो ऐसे में जो अभी तक ये कहा है कि आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए और किसी भी वक्त जो शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो सकता है। वजह इसकी मैं बता देता हूं। 7 तारीख को राज्यपाल को दरअसल अब छुट्टियों पर फिर से जाना था, क्योंकि इससे पहले भी ये बात कही जा रही थी कि राज्यपाल की जो उपलब्धता है वो यहां पर नहीं हो पा रही है, और यही एक बड़ी वजह रही जो सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन थोड़ा रुकिए, फिर उसके बाद देखते हैं आगे जो है वो कब तारीख इसकी निकलती है, क्योंकि देवभूमि है और यहाँ के लोग जो हैं जो इस तरह की आस्था है वो जरूर रखते हैं कि जो दिन हो वो यहाँ पर अच्छे दिन होने चाहिए। तो ऐसे में शुभ अवसर का इंतजार भी जो है वो यहाँ
पर लोगों की तरफ से किया जाता है। राजनेता खासतौर पर इस रीत को यहाँ पर निभाते हैं। 7 तारीख का या 8 तारीख का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 7 नहीं होगा तो 8 जरूर होगा, तो हमारी सूचना ये कह रही है कि 8 तारीख को सुबह 9 बजे राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में वहां पर पहुंचेंगे और राजभवन में शिमला में जो है ये भव्य समारोह जो है वहां पर होगा। पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और 6 से 7 मंत्री जो सबसे पहले यहां पर जो है वो बनाए जा सकते हैं। पूरी तरह से मंत्रिमंडल अभी भी नहीं बनेगा, थोड़ा इंतजार लोगों को यहां पर करना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह चुके हैं कि अनुभव जो होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और यूथ जो होगा वो भी इसमें होगा और इस युवा के साथ साथ यहां पर जो है और कई तरह के जो समीकरण है वो यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। लिहाजा इंतजार सभी को यही है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हो। जनता को इंतजार इस बात का है कि जो जनता से वायदे करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, अब उन वायदों का क्या होगा, कब उनको धरातल पर उतारा जाना है। ओपीएस जैसा बड़ा मसला जो है वो कैसे हल हो सकता है, या फिर जो 1500 रुपए महिलाओं को मिलने हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री हिमाचल प्रदेश में करनी है, या इसके अलावा हर साल जो 5 लाख युवाओं हर साल 1 लाख युवाओं को जो यहाँ पर रोजगार यहाँ पर दिया जाना है, तो 5 साल में 5 लाख लोगों को जो है ये रोजगार यहाँ पर दिया जाना है। तो इस तरह के मसले हैं, जो इस तरह के वायदे जो यहाँ पर किए गए थे जनता से सत्ता में आने से पहले, तो उन वायदों का आज क्या होगा। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, अलग अलग विभागों से बैठकें कर ली गई हैं, लिहाजा जल्द ही कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके बाद इसको हम जो है इस पूरी समस्या को जो है वो यहाँ पर हल कर देंगे। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आखिर कब हो सकता है, क्योंकि अभी दिन जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही थी। और लोहड़ी के बाद यानी 13 जनवरी के बाद जो 14 जनवरी के बाद जो दिन आता है, संक्रांत के बाद जो दिन आते हैं, बोलते हैं कि उसके अंदर जो है मंत्रिमंडल की शपथ यहां पर ली जा सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो यहां पर किया जा सकता है और मंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ यहां पर ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी आ रही है कि 8 तारीख से 12 तारीख तक राज्यपाल छुट्टियों पे बाहर होंगे, लिहाजा 7 तारीख का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया था। हालांकि अभी भी असमंजस की परिस्थितियां इसलिए भी बनी हुई थी क्योंकि ये तारीख साफ नहीं हो पा रही थी कि वो तारीख 6 तारीख होगी, 7 तारीख होगी या 8 तारीख होगी। तो अब ये परिस्थितियां बिल्कुल साफ होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आज यहाँ विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जल्दी से सभी लोग जो है वो यहाँ से निकलना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द वो शिमला पहुंचे और आगे जो है जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो वहां पर हो, क्योंकि तैयारी तो रखने के लिए पहले से ही यहां पर कहा गया। लिहाजा ये माना जा रहा है, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि 8 तारीख को सुबह 9 बजे शिमला में एक भव्य समारोह जो है राजभवन के अंदर होगा। राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की सभी मंत्रियों को वहां पर शपथ दिलाएंगे। हालांकि अभी ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है कि अभी कितने मंत्री वहां पर बनाए जाने हैं, तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि 6 से 7 मंत्री जो हैं वो यहां पर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, विभागों के बंटवारे को लेकर भी अब स्थिति जो है वो भी साफ यहाँ पर कब तक होती दिखेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब इसमें किस तरीके का प्रारूप जो है, जो एक चेहरा है कैबिनेट का, आप बता रहे युवा भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, लेकिन विभागों का बंटवारा किस लिहाज से किया जाएगा ये भी यहाँ पर देखना होगा। शायद हो सकता है कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा रहा, तभी इतनी देर हो गई। देखिए, 2 तरीके से पेज जो है ये फंसा हुआ है। पहला कि अब मंत्रिमंडल में ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहली और दूसरी बार जो है वो यहाँ पर विधायक जो है वो यहाँ पर बने हैं, तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि अब कैसे उनकी उम्मीदें जो हैं उन पर जो सरकार है वो खरा उतरे, यानी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भी किया जाता है तो कोई ऐसा ओहदा उन्हें दिया जाए जो कि बहुत ही सम्मान जो है वो उन्हें वहां पर मिले, ताकि जो जनता जो उम्मीदें लगाई बैठी है और जिस जनता ने चुनकर विधायक जो है उनको बनाया है, विधानसभा में उनको भेजा है, तो ऐसे में उनकी उम्मीदें जो है उस पर भी सरकार जो है वो खरी उतरे। तो किसी तरह से खींचतान जो है वो ना हो, पेच जो है वो इसमें फंस चुका था, तो यही एक बड़ी वजह माना जा रहा था कि आपसी खींचतान की बात भी जो कही जा रही थी वो भी बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन क्या धरातल पर ये चीजें उतरेंगी, कब मंत्रिमंडल जो विस्तार जो यहाँ पर अगर किया जा रहा है तो उसके अंदर पोर्टफोलियो क्या रहने वाले हैं, विभागों का आवंटन जो है वो किस तरह से यहाँ पर बंटवारा किया जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल था। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सबसे वरिष्ठतम जो नेता होंगे उनको अहम जिम्मेवारी यहाँ पर मिल सकती है। तो सुक्खू साहब जो है वो ये तमाम चीजें देख रहे हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू जो है वो पहले ही अपने बयानों के जरिए साफ कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल जो होगा उसमें सभी समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, सभी चीजें होंगी और संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है कि ताकि जो उनसे जुड़े जो लोग हैं, यानी कि जो विधायक यहाँ पर चुन के आए, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको चुनकर यहाँ पर भेजा, उनकी उम्मीदें जो है उस पर भी सरकार खरी उतरे और जो खींचतान है वो कम से कम यहाँ पर हो और ना के बराबर खींचतान जो है वो यहाँ पर हो, ताकि विपक्ष के हाथ कोई और मुद्दा यहाँ पर ना लगे। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल यहाँ पर विकास, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का ये आखिरी जो दिन था, वो तीसरा और आखिरी दिन था, तो आज क्या कुछ रहा विधानसभा के अंदर? देखिए, विधानसभा के अंदर आज राज्यपाल के जो अभिभाषण था, जो पिछले कल हुआ था, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो संजय रतन, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लेके आए, जिसके अंदर सदन के भीतर ही जितने भी सदस्य थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं या फिर वो विपक्ष के हैं, ये तमाम सदस्य जो है उसके ऊपर चर्चा करते हुए नजर आए। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच जो आपसी खींचतान है, यानी कि जो कटाक्ष की अगर बात करें, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जो है वो जुबानी हमले वहां पर किए और जो सत्ता पक्ष है वो भी किसी तरह से जवाब जो है वो यहाँ पर उनकी तरफ से दिए गए। तो ऐसे में अभी तक जो है बहुत ज्यादा चर्चा इस पर नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम से पहले पहले जो है ये चर्चा यहाँ पर समाप्त होगी, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर देंगे। और उससे पहले जो तैयारी यहाँ पर की गई है और अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि आपसी खींचतान चल रही है और जो जनता से वायदे किए हैं वो कब धरातल पर उतरे, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो है वो अंदर सदन के भीतर की गई और उस तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो लगातार यही बात की गई कि चरणबद्ध तरीके से सभी चीजें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी और सभी चीजों का अध्ययन जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि कब कैबिनेट का विस्तार हो। लेकिन एक बात सबके जहन में जरूर है, जो कि विपक्ष भी लगातार ये बात भुनाने की कोशिश, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश सदन के भीतर भी कर रहा है और सदन के बाहर भी हमने देखा जिस तरह से कल वॉकआउट करके जो है वो विपक्ष सदन से बाहर आया था। तो क्या सत्ता पक्ष जो है वो उन्हें जो जवाब यहां पर दे रहा है, क्या उससे वो संतुष्टि यहां पर उनकी बनी? ये बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि असंतुष्टि जो है उसका दौर अभी भी यहां पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जो मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर करना है, एक दूसरा क्या वायदों को जो जनता से वायदे करके कांग्रेस पार्टी यहां पे आई है उनका क्या धरातल पर कब उसको उतारा जाएगा। और ये तमाम मसले हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ की जो फाइनेंशियल जो परिस्थितियां हैं वो भी आर्थिक रूप से जो है वो इतना मजबूत हिमाचल प्रदेश नहीं है। लिहाजा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर क्या काम किया जा सकता है, पैसे का खर्च किस तरह से कम किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है आमदन कहां से जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल सकती है, इसके ऊपर लगातार जो है वो चर्चा की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ यानी सरकार की तरफ से। और ऐसे में अगर कैबिनेट का मजबूत स्तंभ जो अगर यहाँ पर बनता है, अगर कैबिनेट जो है वो यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार अगर यहाँ पर होता है, तो उसके बाद परिस्थितियां बेहद बदल जाएंगी। सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिस्थितियां बदलते ही आर्थिक रूप से भी हिमाचल को मजबूत किया जाएगा। लिहाजा जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर भी जल्द से जल्द काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर तौर पर अब असमंजस की स्थिति यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार किस तरीके का जो प्रारूप है, किस तरीके की तस्वीर है कैबिनेट की, वो यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बारे में जिक्र जो है वो तब से है जब कांग्रेस जीती, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का हुआ। अब कैबिनेट को लेकर था कि विक्रमादित्य सिंह की क्या भूमिका होगी, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो कहा कि जो पार्टी चाहेगी वो मैं करूंगा, लेकिन उनकी क्या भूमिका इस कैबिनेट में रह सकती है? देखिए, बिल्कुल समर्थक तो उनके यही कह रहे हैं कि सबसे पहले कि वीरभद्र परिवार को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है, लिहाजा ये चलने नहीं दिया जाएगा। याद होगा आपको अंजलि, वो दिन जब मुख्यमंत्री का जो है वो चयन यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता यहाँ पर कौन होगा उसका चयन किया जा रहा था, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सबसे पहले आया। दूसरे नंबर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई। लेकिन जो वीरभद्र समर्थक थे जो वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हमें वीरभद्र परिवार यानी होली लॉज को जो है वो कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई यहाँ पर सम्मान जो है वो दिया जाना चाहिए। लिहाजा हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से जो प्रतिभा सिंह हैं वो सांसद भी हैं और पीसीसी की चीफ भी हैं, तो लिहाजा उनकी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं समर्थक कि आप अब इनको मुख्यमंत्री बनाइए। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बिल्कुल समीकरण बदल जाते, उपचुनाव होते, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी दिक्कत होती और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो उस सीट के ऊपर जो है फिर से कब्जा करने में कहीं ना कहीं उनको और मुश्किलें होती। लेकिन
लेकिन ये परिस्थितियां पहले की थी। लेकिन आज की बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह एक युवा नेता है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि दूसरी बार विधायक वो चुनकर उसी शिमला ग्रामीण सीट से यहां पर आए हैं। लिहाजा जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी ये बात कह चुके हैं कि उनको बिल्कुल उनका जो है वो सम्मान किया जाएगा और कैबिनेट में अच्छे पोर्टफोलियो के साथ जो है उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। लिहाजा देखना यही होगा कि क्या उनको जगह यहाँ पर कैसे पोर्टफोलियो के साथ मिलती है। लेकिन इतना जरूर है, मंशा सरकार ने साफ कर दिया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दी है कि उनको तरजीह के तौर पर उनको रखा जाएगा और युवाओं के साथ जो मिक्सचर की बात यहां पर की जा रही थी कि संतुलन बनाया जाएगा, वो संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वही युवा नहीं है, उनके अलावा और भी कई हैं, चाहे वो जीएस बाली के बेटे की अगर बात की जाए, वो भी आरएस बाली, रघुवीर सिंह बाली पहली बार चुनकर जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले अहम पदों पर रहे हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं, युवा संगठन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये युवा चेहरे हैं जो कि इस कैबिनेट के चेहरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अर्की में बंद किए गए सीमेंट प्लांट को लेकर हुए विवाद को लगभग 23 दिन हो चुके हैं। प्लांट बंद किए जाने को लेकर ट्रांसपोर्टरों की ओर से रोजाना रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया जाता है। ट्रांसपोर्टरों के इस प्रदर्शन में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के सीमेंट प्लांट बंद कर देना न्याय संगत नहीं है। बालाघाट में अडानी ग्रुप द्वारा अचानक जो सीमेंट प्लांट बंद किया गया है, इसके विरोध में हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो 23 दिन से लगातार एक किस्म से सड़कों पर उतर आए हैं और गुहार कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री दोबारा शुरू की जाए। मुझे नहीं उम्मीद है कि इतने तमीज़ से और प्यार से ये लोग फैसला करने वाले हैं। ये पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र अर्की का जो है, ये पूरा का पूरा जब तक सड़कों पर नहीं आता, जब तक हर तरीके से इनके जो प्रेशराइज इनको किया जाएगा, मुझे नहीं लगता ये फैसला करेंगे। उधर आपको बता दें कि ज्वाली में बारिश न होने की वजह से फसलें सूखने की कगार पर हैं। गौर देने वाली बात यह है कि ज्वाली के अंदर आने वाली ज्यादातर पंचायतें कृषि और बागवानी पर ही निर्भर है। अब ऐसे में मौसम की बेरुखी की वजह से इस बार किसानों और बागवानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। किसानों के मुताबिक महंगे दाम पर बीज खरीदकर फसल खड़ी की थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम की वजह से किसानों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। फसल तो पिछली बार से तो कम है, थोड़ी पानी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम रही, पर हो जाएगी। 8-10 क्विंटल तो निकली जाएगी सरसों इस बार। पिछली बार से थोड़ी कम है। देखो, खेती रहेगी तो ही हम रहेंगे, फिर खेती नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे। कंद मूल खा के रह नहीं सकते, खेती करनी पड़ेगी। हम करेंगे तो कोई खाएगा, कोई बिजनेस करेगा तो भी हम खेती करेंगे तभी खाएगा। सारे बिजनेस ही करेंगे, सारे बेचेंगे तो फिर कमाएगा कौन, उगाएगा कौन। उधर आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के बाद जिला परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिजली, पानी, सड़क और परिवहन समेत कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान गहमागहमी भी देखने को मिली, लेकिन अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे जवाब पर सदस्य संतुष्ट भी दिखाई दिए। साथ ही अगस्त से जनवरी तक की आय और व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने अधिकारियों को काम समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे बिकॉज उनकी कुछ अलग से मीटिंग से रिव्यूज हैं। 2-3 विभाग ऐसे हैं जिसमें कोई भी नहीं आया, उनको अभी प्रोपोज किया है और उनको बोला है कि वो 9 तारीख को खुद वहाँ मेरे ऑफिस में आएंगे तो विल एक्सप्लेन। जो ये मेंटेनेंस रोड की और रिपेयर और मेंटेनेंस है, ये कंटिन्यूस होता है, तभी इसी के लिए मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। पर वो आज जैसे एक इशू था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के इशू है कि आधा स्ट्रेच जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में है, आधा दूसरे सब डिवीज़न में है। वो जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट लेवल से डिसाइड किया हुआ है, तो क्या उसका ऑपरेशन है, तो वो उस पे काम उनको करना होता है, उनको रिव्यू लिया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पौंग डैम और साथ ही बिलासपुर के गोविंद सागर झील में प्रवासी परिंदे पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में इस मौसम में बर्ड फ्लू फैलने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में बर्ड फ्लू के मामले भी हर साल बढ़ने लगते हैं। बर्ड फ्लू के मामलों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
ठंड का मौसम है, इसमें एक तो मक्खी मच्छर नहीं होते ज़्यादा, तो इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। और इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है। ये वैक्सीन सेफ है प्रेग्नेंट एनिमल में भी और बच्चों में भी। 4 महीने से ऊपर जो भी गाय है या बछड़ा है बछड़ी है उसको वैक्सीन जरूर हुआ है। वहीं कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। पूर्व स्पीकर जो है वो मेरे साथ विपिन सिंह परमार बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, क्या बातें आपने सदन के भीतर रखी? कुछ कटाक्ष भी जो है वो आपने सरकार पर। मैंने कहा कि एक तो व्यवस्था परिवर्तन की बात श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पर इन 26-27 दिनों में हमें कहीं कुछ ये दिख नहीं रहा है। बिखराव है, विजन नहीं है, नेतृत्व नहीं है और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो वायदे किए गए थे उसका जिक्र कहीं नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोग आज सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने थोड़ी सी कमी भाजपा को आशीर्वाद के रूप में अगर दे दी होती तो डबल इंजन की सरकार और आगे तेज गति से बढ़ती, ये हिमाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं। डीनोटिफाई करने के मुद्दे को जो है वो विपक्ष लगातार बात ये कह रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आज धरातल पर जिस तरह से जयराम सरकार जब सत्ता में आई थी उस समय, तब आपने कहा था कि हमने तो वो सारे स्कूल जो है वीरभद्र जी ने जो शुरू किए थे उनको जो है वो आगे उनको बढ़ाया, स्थायी उनको किया, रेगुलर उनको किया। आज किस तरह से डीनोटिफाई किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनको डीनोटिफाई करना था, वैसे तो बनता ही नहीं है, क्योंकि फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद, वित्त विभाग की संतुति के बाद और कैबिनेट में चर्चा होने के बाद जो सबसे सुप्रीम है वहां पर ये फैसले लिए जाते हैं। पर उसके बावजूद भी उनको लगता था तो रिव्यू करते, परंतु एक ही अध्यादेश से या आदेश से 4 पंक्तियों से पूरे हिमाचल प्रदेश के 1 अप्रैल के बाद खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई कर देना, ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। कैबिनेट एक्सपेंशन अभी तक नहीं हो पा रहा, आप ये बात जो है सदन के भीतर भी आपने कही है, क्या कहेंगे आप? अब तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में। ये मजबूर सरकार है और मजबूरी में कई समझौते करने पड़ते हैं, तो जहां समझौते करने पड़ते हैं वहां पर यही हाल होता है जो आज आप भी पूछ रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विपिन परमार, कई तरह की बातें जनता टीवी से इन्होंने की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। उधर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती से भी एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कहा, सुनिए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती जो है वो जनता टीवी से बात करने के लिए मौजूद है। सत्ती साहब, विपक्ष कई तरह की बातें जो है सत्ता पक्ष से कह रहे हैं, क्या आधार है उन बातों का? ये सत्ता पक्ष पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में थी लेकिन विपक्ष में हम लोग आए। हम अपनी जिम्मेवारी को, हमारी भूमिका को हम बड़े जिम्मेदारी ढंग से निभा रहे हैं, निभाना शुरू किया है। सत्ता पक्ष में दूसरे की सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है। आप स्वयं दे सकते हैं, पिछले 25 दिनों से उनका कैबिनेट नहीं बना है और स्पीकर भी उन्होंने अभी बनाए हैं इतने दिनों के बाद, और शायद सेशन नहीं होता तो अभी स्पीकर भी उनके फाइनल नहीं होते। तो उसके कारण सरकार नाम की कोई कहीं चीज़ नहीं है, लेकिन गलत निर्णय लेकर के इंस्टीट्यूशंस को डीनोटिफाइड करके अनेकों गांवों में, अनेकों शहरों के अंदर इन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है। उसी का परिणाम है कि 10 दिनों के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए। जो हिमाचल के इतिहास का पहला शायद इतिहास होगा कि 25 दिनों तक कैबिनेट नहीं बना और स्पीकर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती बनाए गए और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन को डीनोटिफाइड कर दिया। और जो जेन्युइन काम है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने आज महामहिम गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो मुद्दे रखे हैं वो तर्क संगत है और अभी समय कम है। आगे जो बजट सेशन आएगा उसमें हम इन चीज़ों को विस्तार से रखेंगे। बहुत गड़बड़ पिछले 1 महीने के अंदर पूरे हिमाचल में इस गवर्नमेंट के कारण हो रही है। सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है जल शक्ति मिशन के अंदर पाइपों के घोटाले, बहुत बड़े तरह लेवल का ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के हर घर तक नलके पहुंचाने के लिए, घर घर तक मुफ्त में नलके लगाने के लिए 3.25 लाख करोड़ का बजट रखा था केंद्रीय बजट में। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में 2600 करोड़ रुपए इस मिशन के अंतर्गत आया और हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख
नलके अभी तक लगे हुए थे लोगों के घरों में, और 8 लाख से ज़्यादा नलके पिछले 1.5 साल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट ने लगाए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बिना पाइपों की खरीद के क्या वो नलके लग सकते थे क्या? कोई जादू की छड़िया हो? तो इसलिए ये खरीद फरोख्त के चक्कर में जो ब्लेम लगा रहे हैं, इनको स्वयं ध्यान में ये देना चाहिए। 50 वर्षों तक हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंटें रही है, 7.5 लाख तक जो पहुंचे थे उसमें भी मैक्सिमम बीजेपी के टाइम पर लगे थे। अभी हमने 1.5 वर्ष के अंदर जब जल जीवन मिशन आया उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने अनेकों घरों के अंदर नलके लगाए, लगभग 7.5 लाख। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 12,500 लोगों के घर में लगे। अब उसकी इंक्वायरियों में जाएंगे तो मुझे लगता है इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पाइपें अगर खरीदी गई हैं तो लोगों के हित में खरीदी गई हैं, और आगे लगनी है तो लोगों के हित में लगनी है। कोई घर को तो उठा के ले गया होगा तब तो इंक्वायरी जरूरी है, लेकिन अगर वो पड़ी है डिपार्टमेंट के अंदर तो उसकी किस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, और करें अगर इनको लगता कुछ गड़बड़ हुआ तो करें। इनसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया थे सतपाल सत्ती। कई तरह की बातें जनता टीवी से इन्होंने की हैं। कैमरा से रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला।